नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के जवाब के दौरान अमित शाह का पलटवार। कहा, हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में रखना चाहते हैं। मतदाता सूची नई हो या पुरानी, विपक्ष का हार ना तय। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी में तीखी नोकझोंक। राहुल गांधी की टोका टोकी पर अमित शाह ने जताई नाराजगी। राहुल के 3 सवालों के दिए जवाब। शीतकालीन सत्र के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भाजपा ने साधा निशाना। बताया अनिवासी भारतीय राजनीतिज्ञ, प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया आरोप। इजरायल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर की बातचीत। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा। आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई दीपावली। लाल किले में यूनेस्को के 20वें सत्र में हुई घोषणा। प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। कहा, दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार। और भारत ने जूनियर हॉकी विश्व कप में जमाया कांस्य पदक पर कब्जा। अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप में जीता पहला कांस्य पदक। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली हिंसा मामले में एक नया और खौफनाक मोड़ आ गया है। संदेशखाली मामले में नामजद शेख शाहजहां के खिलाफ बशीरहाट कोर्ट में गवाही देने जा रहे मुख्य गवाह भोला घोष की कार को एक लॉरी ने टक्कर मारकर चकनाचूर कर दिया। किसी तरह भोला घोष की जान बच गई, लेकिन इस दुर्घटना में भोला घोष के छोटे बेटे सत्यजीत घोष और कार चालक शाहनूर की मृत्यु हो गई। बुधवार को भोला टीएमसी के निलंबित और बाहुबली नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सीबीआई केस में गवाही देने जा रहे थे। तभी बोयारमारी पेट्रोल पंप के सामने उनकी कार को एक 10 पहिए वाले ट्रक ने टक्कर मार दी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक चालक बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इसी कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। बता दें कि राशन घोटाले के आरोप में शेख शाहजहां के घर पर तलाशी के लिए गई ईडी टीम पर हमला हुआ था। इस समय शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। भोला इसी में से एक मामले में गवाही देने जा रहे थे। बशीरहाट पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस घटना में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी भी जारी है। वहीं भोला घोष ने मीडिया के सामने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से ट्रक ने कार को टक्कर मारी, उससे स्पष्ट है कि यह उन्हें मारने की नीयत से किया गया था। कोर्टे जावार उद्देश्य में बाड़ी থেকে বেরিয়েছি। मैं 100% निश्चित हूं कि गाड़ी में आलम था। मैंने देखा कि वह काली जैकेट पहनकर चला रहा था। हमने बोयारमारी पार की। वह लॉरी सामने चल रही थी। हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उसने सीधे आकर मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। फिर मेरी गाड़ी पानी में चली गई। मैं बेहोश हो गया। मेरा अनुमान है कि यह सब योजना बनाकर किया गया है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो आज हादसा हुआ बहुत डेंजरस अटेम्प्ट है, खतरनाक कोशिश है, ये बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, प्रथम दृष्टया जिस तरीके से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि संदेशखाली मामले का जो गवाह था, महत्वपूर्ण जो गवाह था, उसे सीधे सीधे जान से मारने की कोशिश थी। पराक्रम, देखिए, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन क्योंकि काफी सारे इंसिडेंसेस है इस घटना में। पहले तो आज ही वो लोग गवाह देने जा रहे थे बशीरहाट अदालत। आज ही एक्सीडेंट हुआ और उस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ जिस गाड़ी में इस मामले की अहम जो गवाह है भोला घोष, वो वहां पे थे, उस गाड़ी में थे।
दूसरी बात है, जगह का नाम संदेश खाली है और जो आरोपी है उसका नाम शेख शाहजहां है। जो शेख शाहजहां ईडी के ऊपर हमला करवाने तक पीछे नहीं हटते। वो इतने बेखौफ थे कि वो उन्होंने ईडी के ऊपर भी हमला किया था। आप जानते हैं उस बात को, उसको लेकर काफी सारी चर्चा हुआ है 2024 के जब इलेक्शन हुआ था। और आज भी संदेश खाली में एक शेख शाहजहां का दबदबा है। बीच बीच में ये आरोप सामने आता है कि शेख शाहजहां जेल से अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं। वो जेल से ही मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि किया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। दूसरी है, जब वो आते हैं अदालत पे, जब बशीरहाट अदालत में आते हैं, जब उनकी सुनवाई होती है, अगर तब की अब आप अगर तस्वीर देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग संदेश खाली के जो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक से लोग आते रहते हैं, आज भी आते रहते हैं अदालत। मानो 100, 200, 300 के जमायत वहां पे होता है, ये दिखाने के लिए कि अब भी शाहजहां का दबदबा वहां से कम घटा नहीं। और सौरभ हम ये भी देखते रहे हैं कि जो ममता बनर्जी हैं उनका खुला संरक्षण भी शेख शाहजहां को मिलता रहा है। ऐसे कई सारे मामले और कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिले। और इस घटना की बात की जाए तो जिस तरीके से जो लॉरी का चालक था वो इस दुर्घटना को अंजाम देने के बाद में एक बाइक पर निकलकर फरार हो जाता है, इसका मतलब तो ये कि सुनियोजित ढंग से ये पूरी तैयारी थी कि आज खत्म कर दिया जाए गवाह को। पराक्रम, देखिए भोला घोष का जो बयान है, वो जो कह रहे हैं, ये उनका ये अनुमान है। वो कह रहे हैं कि वो गाड़ी जो चला रहे थे, जो लॉरी जो चला रहे थे, उनका नाम आलम है, वो पहचानते हैं उनको। और वो आलम वहां से उतरते ही एक बाइक के ऊपर चले गए। तो बाइक वहां पे क्या कर रही थी, ये सवाल, पहला ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि गवाह के ऊपर कैसे ये एक्सीडेंट हो चुका, क्यों शेख शाहजहां के खिलाफ इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे इल्जाम आरोप सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे कुछ और मामला हो, उसमें जो अड़चन पैदा किए शेख शाहजहां के रास्ते पे, वो नहीं रहे। और वो ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं जहां पे दिखाया गया कि ये सब एक्सीडेंट था। तो संदेश खाली में ये नया नहीं है, इसलिए ये संदेश और भी ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ दत्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल ठीक कहा हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता ने कि बंगाल में ये कुछ नया नहीं है। मतलब एक बहुत ही गंभीर घटना होती है और उसके बाद में जो आरोपी होते हैं उनका संरक्षण वहां की पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार करती है। शेख शाहजहां को संरक्षण दिया गया और उसके बाद ये जो घटना सामने आई है कि संदेश खाली का जो महत्वपूर्ण गवाह था उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो ट्रक चालक है वो एक बाइक से फरार हो जाता है। हालांकि ईश्वर की कृपा से जो भोला सिंह है उनकी जान फिलहाल बची हुई है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे किस मोड़ में ये कार्रवाई आगे जाती है। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा में चुनाव सुधार पर हुई चर्चा पर सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। तो विपक्षी दलों द्वारा खड़े किए गए सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। अमित शाह ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के समय चुनाव आयोग के साथ किए गए खिलवाड़ गिनाए तो मौजूदा मोदी सरकार द्वारा चुनाव सुधार के लिए उठाए गए कार्यों को भी सामने रखा। गृह मंत्री ने राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए सवालों पर तमाम नियमों को गिनाते हुए कहा कि सारी प्रक्रियाएं तयशुदा नियमों के आधार पर ही हैं, लेकिन चुनावी हार से हताशा के चलते विपक्षी दल बेवजह सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव सुधार पर घमासान, लोकसभा में संग्राम, राहुल के सवालों पर अमित शाह का पलटवार, नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। चुनाव सुधारों पर हुई जोरदार चर्चा का लोकसभा में उत्तर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है
और एसआईआर कराना चुनाव आयोग का कार्य है। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 327 में चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने और उसमें सुधार का पूरा अधिकार है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर पर झूठ फैला रही है। मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस पर करारा पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार वोट चोरी तब हुई थी जब नेहरू जी देश के पीएम बने। जब इंदिरा गांधी रायबरेली का चुनाव जीती थी तब वोट चोरी हुई थी। गृह मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, विपक्ष की हार तय है। हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आया इस देश में? मान्यवर कौन लेकर आया? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि समय समय पर मतदाता सूची में सुधार जरूरी है। कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा, पहले तो एसआईआर का विरोध नहीं हुआ था। गृह मंत्री ने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई या जिनके 2 जगह नाम है उनके नाम हटाने ही चाहिए। इसके साथ ही नए लोगों के नाम जोड़ने चाहिए और घुसपैठियों के नाम हटने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया तो सरकार ने राहुल पर निशाना साधा। 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जब बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। अब लोकसभा में इस पर चर्चा पूरी होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होगी। एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। उसी भाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह का शानदार भाषण। उन्होंने ठोस तथ्यों के साथ हमारी चुनावी प्रक्रिया के अलग अलग पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की ताकत पर प्रकाश डाला और विपक्ष के झूठ का भी पर्दाफाश किया। लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज चर्चा हुई तो पक्ष विपक्ष की ओर से सवाल जवाब का तीखा सिलसिला देखने को मिला। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए और इसे रोकने की मांग की गई, तो सरकार की ओर से मतदाता सूची के शुद्धिकरण को चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार बताया गया। भाजपा सहित एनडीए के नेताओं ने विपक्षी दलों द्वारा घुसपैठियों के समर्थन करने पर सवाल खड़े किए तो गैर जरूरी मुद्दों पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि एनडीए सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष के रुख पर सवाल खड़ा किया। नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है रिवीजन के नाम पर। यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। आपके पास हर चुनाव में एक नया हथकंडा होता है। कभी संविधान खतरे में है, कभी आरक्षण खत्म हो रहा है। इस बार आप लेकर आए वोट चोरी। हाँ, ये वोट चोरी का नारा लेकर गद्दी तो आपकी छिन गई, उसी की पीड़ा है आपको। दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने चुनाव प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव हारने पर सवाल उठाता है।
Unfortunately today, sir, that sanctity has been completely compromised. The idea of an impartial electoral umpire has been replaced now. जब जनता वोट नहीं देती है तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, जनता वोट नहीं देती है तो बाकी गड़बड़ है। तो भाई अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 2 दिन तक जोरदार चर्चा देखने को मिली है। सदन चलाने को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद से ही लोकसभा में खूब कामकाज देखने को मिल रहा है। अनुज यादव, नीरज सिंह, अमरेंद्र गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। सरकार ने प्रिंट मीडिया को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने नोवी रेट स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन की दरों में बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि विज्ञापन दरें बढ़ने से डिजिटल युग में अखबारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। रेट स्ट्रक्चर कमेटी ने न्यूज प्रिंट की बढ़ती कीमत, महंगाई, उत्पादन लागत, कर्मचारियों के वेतन, दायित्व और आयातित कागज के दाम जैसे महत्वपूर्ण कारकों के मूल्यांकन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। संशोधित दरों में रंगीन विज्ञापनों के लिए प्रीमियम और विशेष स्थान देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। नई दरें प्रिंट मीडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करेंगी। इससे स्थानीय समाचार तंत्र मजबूत होंगे और बेहतर सामग्री निर्माण की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा है कि आपका पैसा, आपका अधिकार पहल एक भूली हुई वित्तीय संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का मौका है। आइए हम सब मिलकर एक पारदर्शी, आर्थिक रूप से सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करें। और इसमें बताया गया कि भारतीय बैंकों के पास हमारे ही नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड पैसा जमा है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हुए हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए और 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड भी बिना दावे के हैं। इन बातों ने बहुत से लोगों को चौंका दिया है और इसे ठीक करने के लिए ही अक्टूबर 2025 में आपकी पूंजी, आपका अधिकार इस पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के हर नागरिक को वो चीज वापस मिल सके जो उनका अधिकार है। साथ ही फंड को ट्रेस करने और क्लेम करने की कार्रवाई को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए खास पोर्टल भी बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके। वहीं करीब 2,000 करोड़ रुपए पहले ही असली मालिकों को वापस कर दिए गए हैं। साथ ही इस अभियान को और बढ़ाने के लिए आपसे मदद मांग रहा हूं। ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि आप लोग चेक करें कि क्या आपके या आपके परिवार के पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट है, और यदि ऐसा है तो उसे पाने के लिए अभी काम करें और एक भूले हुए फाइनेंशियल एसेट को एक नए मौके में बदलें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है। लिंक्डइन पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि आप सभी सहयोग करें और फाइनेंशियल एसेट को नए मौकों में बदलने की कोशिश करें। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बुधवार को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में न्याय संगत और स्थायी शांति के प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन की पुनः पुष्टि की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी में लगातार बनी गति पर संतोष व्यक्त किया और आपसी लाभ के लिए इन संबंधों को और सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। नई दिल्ली में एस जयशंकर ने इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत और इटली के बीच रिश्ते लोकतांत्रिक मूल्यों,
संस्कृति और एक सुरक्षित और समृद्ध दुनिया की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। तजानी की भारत में ये दूसरी यात्रा दोनों देशों के बढ़ते सहयोग को दिखाती है। विदेश मंत्री ने नवंबर में दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद इटली की तरफ से मिले समर्थन का भी आभार दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की जॉर्जिया मेलोनी की बैठक और आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ संयुक्त पहल का भी जिक्र किया। विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। The fact that you come so often is very welcome for us. It shows a very strong commitment. It has led to a very good relationship between us personally, between our governments. And our partnership, which is built on democratic values, it is on respect for civilization, for culture, for heritage, and our commitment to a stable, secure, and prosperous world. As I said, you know, these meetings we have in each other's countries, but also sometimes if we are somewhere else, are very useful. We constantly talk to each other, we renew our agenda. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भारत और जर्मनी की पहली जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, भारत और जर्मनी के बीच त्रिकोणीय सहयोग पर पहली जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आज हुई, जिसकी अध्यक्षता ASEW पीयूष श्रीवास्तव और जर्मन चार्ज DFS जॉर्ज एंजवीलर ने की। दोनों पक्षों ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 7 पायलट प्रोजेक्ट्स के सफल समापन का स्वागत किया और घाना बैम्बू टेक सेंटर, कैमरून क्लाइमेट एडेप्टिव RAC लैब और मलावी इनोवेशन हब में प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने पर सहमति जताई। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सर्दी के मौसम में उड़ानों को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें सर्दियों के शेड्यूल के कोहरे वाले समय के लिए पूरी तैयारी का आकलन किया गया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सभी स्टेक होल्डर्स के बीच अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे विंटर शेड्यूल में आसान और सुरक्षित ऑपरेशन पक्का करने के लिए साफ निर्देश दिए गए। विंटर शेड्यूल के कोहरे के समय के लिए पूरी तैयारी की अच्छी तरह से जांच करने के लिए आगे और बड़ी मीटिंग्स बुलाई जाएंगी। भारत और अमेरिका ने बुधवार को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही वार्ताओं की समीक्षा की। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2 दिवसीय बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों के लिए लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। पहले दिन वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने अमेरिकी उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों तथा चल रही वार्ताओं पर विस्तृत चर्चा की। बातचीत 11 दिसंबर तक चलेगी। दरअसल अमेरिका ने पहले 25% शुल्क व्यापार घाटे का हवाला देते हुए लगाया था। बाद में रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर अतिरिक्त 25% का दंडात्मक शुल्क जोड़ा। भारत ने स्पष्ट किया है कि इन शुल्कों का समाधान समझौते के पहले चरण के लिए महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क में रियायतें चाहता है, जबकि भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र में किसी भी रियायत का कड़ा विरोध कर रहा है। जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पुष्टि की कि वार्ताएं निरंतर प्रगति पर हैं। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। और अमेरिका की राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर ने बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष नवाचारकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान और सुरक्षित सप्लाई चेन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बढ़ती साझेदारी न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि निवेश को बढ़ावा देगी, नवाचार को गति देगी और अमेरिका में रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। उनकी ये बैठक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अमेरिका की गहरी होती रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेजी से चल रही है। और गोयल ने बताया कि 2 दिन पहले चिली के मंत्री भारत आए थे और जल्द ही भारत चिली FTA पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत और इजरायल ने अपने चीफ नेगोशिएटर और बातचीत टीमों का गठन कर लिया है और FTA के पहले चरण पर जल्द ही साइन होने की उम्मीद है।
साथ ही यूरोपीय संघ के ट्रेड और आर्थिक सुरक्षा कमिश्नर मारोश शेफकोविच के साथ हाल ही में सकारात्मक बैठकें हुई हैं। 2 दिन पहले चिली की माननीय मंत्री आई हुई थी, उनके साथ प्रगति हमने देखी और जल्द ही उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। 3 दिन पहले इजरायल के मंत्री के साथ बातचीत हुई। इजरायल और भारत दोनों ने चीफ नेगोशिएटर नियुक्त कर दिया है, नेगोशिएटिंग टीम बन गई है। पहला फेज इजरायल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के मंत्री मारोश शेफकोविच 2 दिन रहे, बड़े विस्तार से हमारी चर्चाएं हुई, वो जल्द उनके साथ भी निर्णय हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम मंगलवार से भारत में है, उनके साथ बातचीत निरंतर प्रगति कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने केन्या के राज्य पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव जॉन ओलोल्चुआ से मुलाकात की। मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, पर्यटन मंत्रालय और वन्यजीव मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ राज्य पर्यटन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जॉन ओलोल्चुआ से मिलकर खुशी हुई। वन्यजीव संरक्षण में हमारे बढ़ते सहयोग की समीक्षा की, जिसमें इस साल की शुरुआत में साइन किया गया वन्यजीव प्रबंधन पर MOU भी शामिल है। स्थायी वन्यजीव संरक्षण में भारत केन्या सहयोग को और गहरा करने के नए तरीकों पर चर्चा की। केन्या द्वारा इसके संस्थापक सदस्य के तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर जल्द साइन करने का इंतजार है। हमारे बढ़ते पर्यटन संबंधों की सराहना की और पर्यटन प्रवाह को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। सरकार ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मौजूदा TRP दिशा निर्देशों के मसौदे में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2 जुलाई 2025 को इन दिशा निर्देशों में संशोधन के लिए एक मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया था। उन्होंने बताया, प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों के विस्तृत परीक्षण के बाद सरकार ने 6 नवंबर 2025 को संशोधित मसौदा फिर से सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की बूथवार सूची और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स से साझा करने के आदेश दिए हैं। यह प्रक्रिया बिहार SIR के दौरान अपनाए गए मॉड्यूल के अनुसार की जाएगी। आयोग के मुताबिक BLO द्वारा 3 से अधिक बार संपर्क न हो पाने वाले ASD मतदाताओं की सूची BLAs को दी जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ASD सूची में मौजूद प्रत्येक मतदाता की स्थिति की पुष्टि करना है, ताकि किसी भी गलती को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने से पहले ठीक किया जा सके। सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5 लाख BLOs और 12 लाख से अधिक BLAs इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद बूथवार, विधानसभावार और जिलावार ASD सूचियां संबंधित DEO और CEO की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होंगी। साथ ही ये जानकारी एपिक सर्च मोड में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आयोग ने इसे मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की महत्वपूर्ण पहल बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 के अपने आदेश का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में पुनरीक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की तिथियों में बदलाव किया गया है। नए कार्यक्रम के अनुसार अब गणना कार्य 11 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। ड्राफ्ट रोल 12 से 15 दिसंबर 2025 के बीच तैयार होगा और 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। वहीं सुनवाई, सत्यापन और निस्तारण की प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। पश्चिम बंगाल के SIR के दौरान चुनाव आयोग के सामने रोज नई परतें खुलती जा रही हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर कार्यालय के सूत्रों के अनुसार 2002 की मतदाता सूची से मेल न खाने वाले
मतदाताओं की संख्या कोलकाता में सबसे ज्यादा है। इसके कारण कोलकाता नो मैपिंग श्रेणी में शीर्ष पर है। कोलकाता के अंदर रासबिहारी में नो मैपिंग 13% है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में नो मैपिंग 12% है। कोलकाता पोर्ट में यह दर 11% है। बालीगंज में यह 10% है। कोलकाता में केवल लापता, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की संख्या 73,000 है। और अब चुनाव आयोग ने 14 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया है। इन मतदाताओं की जानकारी में कई तरह की विसंगतियां पाई गई हैं। कुछ मामलों में नाम की वर्तनी, पिता और पुत्र की उम्र में असामान्य अंतर जैसी विसंगतियां इस सूची में सामने आई हैं। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना के तहत गरीब लाभार्थियों के लिए चावल अन्य राज्यों और देशों में बड़े पैमाने पर चोरी करके निर्यात किया गया। भाजपा नेता सीटी रवि ने विधान परिषद में कहा कि सिंगापुर के बाजारों में अन्न भाग्य योजना के लाभार्थियों के लिए रखा गया 25 किलो का एक बोरा 8,000 रुपए में बिक रहा है। सरकार को इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करना चाहिए। वहीं इस पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि इस मामले में 570 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 314 वाहनों को जब्त किया गया है। In Karnataka, the rice coming from Delhi, so it is sold to Dubai, other countries, because no proper investigation not happening in Karnataka. I think because of this government, because of the minister, rice is going outside the country in the black market. Shame to Congress party. This government failed to protect this ration rice. दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जाना भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के उन करोड़ों लोगों के लिए अपार गौरव का क्षण है जो इस महापर्व की शाश्वत भावना को सदियों से जीवित रखे हुए हैं। लाल किले में आयोजित यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में यह ऐतिहासिक घोषणा की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और 194 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दीपावली को आधिकारिक रूप से वैश्विक विरासत का दर्जा मिला। ये उपलब्धि न केवल भारत की प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक वैभव की वैश्विक मान्यता को दर्शाती है बल्कि ये भी बताती है कि भारतीय त्योहारों की सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता विश्व स्तर पर स्वीकार की जा रही है। इस विशेष अवसर पर डीडी न्यूज ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल से विशेष बातचीत की। हम अभी दिल्ली के लाल किले में हैं और यहाँ पर जो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र चल रहा है, आज इसी लाल किले की प्राचीर से एक ऐतिहासिक घोषणा कर दी गई कि भारतीय दीपावली को यूनेस्को की जो धरोहर है उसकी श्रेणी में आज स्थान मिला है। अभी हमारे साथ संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक जी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे भारत के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है और आज इस त्यौहार की मान्यता और इस कल्चरल प्रैक्टिस की मान्यता विश्व धरोहर के रूप में हुई है जो पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी और भारत के लिए और भारतीयों के लिए जो हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं उसमें भी हमें विश्व के सभी समाजों का और सभी देशों का साथ मिलेगा। हमारे पास पूरे देश भर के परिधान थे जिनको सभी जो 190 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं उन्होंने देखा, उनको समझा और सराहा और जितना हमारा म्यूज़िक का और डांस का फोक ट्रेडिशन है उसके भी सभी आर्टिस्ट आज थे जिन्होंने सबने मिलके इस इंस्क्रिप्शन को, दिवाली की इंस्क्रिप्शन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया। ये एक ऐसा क्षण था जिसमें भारतीय सभ्यता, भारतीय धरोहर और जो भारत की परंपराएं हैं उनको विश्व में मान्यता मिली और ये ऐसी परंपरा है दीपावली की जो ना केवल त्यौहार है बल्कि ये हमारे लिए एक ऐसा संदेश भी है जो हमें जीवन मूल्यों को सिखाता है कि ये यात्रा अभी शुरू हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और इसको और तेज़ी से हम विश्व में और तेज़ी से बढ़ा पाएंगे, ऐसा प्रयास हम सबका है।
यूनेस्को द्वारा आज की गई इस घोषणा से एक बात तो साबित हो गई है कि अब दीपावली पर्व भारत का राष्ट्रीय पर्व ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय पर्व बन गया है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। तमिल और भारतीय परंपरा की प्राचीन सभ्यतागत यात्रा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से निकला सेज अगस्त्य व्हीकल एक्सपीडिशन सेव काशी तमिल संगमम 4.0 का प्रमुख आकर्षण बन गया। 9 दिनों की अपनी लंबी और रोचक यात्रा पूरी करने के बाद यह अभियान बुधवार को वाराणसी के नमो घाट पहुंचा। वहां प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने प्रतिभागियों से बातचीत की। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये वहां से आए हैं। ये अलग अलग अपने अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तेनकाशी से चलकर ये ग्रुप आया हुआ है, जो कि 2 दिसंबर से चलता है और 2 दिसंबर के बाद आज यहाँ पर ये पहुंचता है नमो घाट पर। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बेहद ही खुशनुमा पल है, एक बहुत ही उत्साहवर्धक पल है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। काफी अलग अलग सभ्यताएं हमें देखने को मिली, काफी खुशी भी होती है। हम आरजे शंकराई फाउंडेशन से हैं। मुझे आने में बहुत खुशी हुई कि हमारा काशी और तमिल तेनकाशी टू काशी तमिल संगम जो चल रहा है, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट है कल्चर का और खान पान का। सभी जगह जो जितने भी बीच में आ रहे हैं, सबका हम लोग ने गेस करते हुए काशी तक पहुंचा है। ये भगवान का बहुत बहुत वो है और IIT मद्रास के बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा पल और सुनहरा पल आया। और प्रधानमंत्री का मोस्ट धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा 2022 में स्टार्ट किया काशी तमिल संगम, जो कि आज तक चलता हुआ आ रहा है 4.0। वहाँ से आने में हमने देखा सभी राज्यों के लोगों ने पूरा अपना सहयोग और गर्मजोशी से हम सभी का स्वागत किया और सब तरह से हमें हेल्प मिला है। मैं जो है काशी और तमिलवासी सबका जो समायोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अपने मोदी साहब को, जो इन कार्यक्रम को इन्होंने 2022 में शुरुआत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब तक जो लोग भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर जो विभेद करने की कोशिश करते थे, उस विरोध को खत्म करते हुए अब दोनों संस्कृतियों के जोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश महज कोई सरकारी कागजों पर नहीं है, बल्कि दिलों का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है और यही हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का सपना है। यही उनकी दूरदर्शी सोच है कि जब उत्तर और दक्षिण मिलेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। भारत ने जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने अर्जेंटीना के साथ खेले कांस्य पदक के मुकाबले को 4-2 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारत की जूनियर हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप में अपना पहला कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। रोमांचक मुकाबले के दूसरे क्वार्टर तक भारतीय टीम 2-0 से पीछे थी। हालांकि मैच के आखिरी क्वार्टर में भारत ने शानदार वापसी करते हुए 4-2 से जीत दर्ज कर ली। भारत के लिए अंकित पाल, मनमीत सिंह, शारदानंद और अनमोल ने एक-एक गोल दागे। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। नमस्कार।